हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो साइंस के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा था यहाँ पे, आज 2020 का जो ये प्रीवियस ईयर पेपर है साइंस, डीएलएड का डीएलएड साइंस प्रथम सेमेस्टर 2020, ये हमारा थर्ड पेपर है साइंस का, जिसके मैं 2019, 18, 17 और 16 से 16 से 19 तक 2016 का पेपर, 2017 का, 2018 का और 2019 का चार पेपर मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज 2020 का है, तो चलिए आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, ओके। तो जैसा कि आपको पता ही, ये हमारा सुमित चौधरी जो एप्लीकेशन है, चैनल का एप्लीकेशन है, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभी नए हैं हमारे चैनल पे, वो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे भी अपना नंबर के थ्रू या व्हाट्सएप से, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू या मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं और इसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्री कंटेंट है अवेलेबल है हमारे इस एप्लीकेशन पे, उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि घर्षण बल जो होता है वो निर्भर करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, कौन कौन से? सतह की प्रकृति पे, तो घर्षण बल सतह की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है, तो ये सही है। क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। और सी ऑप्शन है आयतन पर। यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो आयतन पर और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर देखो, ये वाला भी, ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों सही है। सी पे अगर आप, सी वाला है उस पे आप सबको डाउट आ रहा होगा, तो देखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सी है, एक जो अभिलंब होता है उसकी प्रकृति पे भी डिपेंड करता है। तो आयतन जो है, यहाँ पे ये गड़बड़ है थोड़ा। अभिलंब की प्रकृति, ये भी ऑप्शन ऐड कर लीजिए। ए भी सही है, बी भी सही है, यहाँ से क्या हो, सी भी सही है और डी हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? अभिलंब की प्रकृति पर थोड़ा गलती हो गई है। आगे देखिएगा, एसआई पद्धति में बल का मात्रक है। जो एसआई पद्धति होती है उसमें बल का मात्रक क्या होता है, चलिए देखते हैं। वैसे तो हमें पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है एमकेएस या एसआई पद्धति में। और सीजीएस जो सिस्टम है उसमें बल के मात्रक को डाइन बोलते हैं, डाइन, DYNE। ओके, अब यहाँ पे आते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है? प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये तो नहीं होगा, प्रेशर का हुआ। ये वेलोसिटी का है, मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे क्या है, ये वाला डी क्या है? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड किसका होता है? पावर का, ठीक है, शक्ति का, सामर्थ्य का। अब बात आती है, सी सी ऑप्शन बचता है, तो सी ही ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, एक बार चेक करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए। ए क्या है? एम क्या है? मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम, ओके। ए क्या है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति होती है, तो कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार होता है उसकी चाक देखी होगी आप लोगों ने, अगर कुम्हार देखा होगा मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, वो चाक कौन सी गति करती है? घूर्णन गति करती है। क्लियर? आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन यानी संयोग, संलयन की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? परागण, निषेचन, जनन, बीज निर्माण। तो जब नर और मादा युग्मक जो होते हैं संलयित होते हैं यानी जुड़ते हैं, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ओके, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सजीव है? मोटर, रेलगाड़ी, साइकिल, केचुआ। तो केचुआ क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्न। द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा,
द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं, उदाहरण देना है। कौन से? द्विलिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें नर, नर कौन, पुष्प कौन सा पर नर वाला होता है, पुंकेसर। मादा, मादा में मादा कौन सा होता है, स्त्री केसर। भाग दो एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तथा इस प्रकार के पुष्प को संपूर्ण पुष्प कहते हैं और इसमें सदैव स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है, जैसे गुलाब, गुड़हल, सूरजमुखी, लिली आदि। ठीक है, तो मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही फ्लावर में हो तो ऐसा कौन होता है, द्विलिंगी पुष्प बोला जाता है। एक लिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें, देखो हालांकि द्विलिंगी पुष्प पूछा तो आपको इतना ही लिखना है, ये एक्स्ट्रा लिखा है। एक लिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें नर यानी कि पुंकेसर व मादा स्त्री केसर दोनों अलग अलग पुष्प होते हैं तथा इसमें सदैव क्रॉस परागण होते हैं, जैसे पपीता, कद्दू आदि। पपीता, कद्दू आदि इसके एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्धी जनन यानी कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो वर्धी जनन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं, एक प्रकार का प्रजनन है, ठीक है, जिसमें पौधे के जड़, तना और पत्तियों से नए पौधे विकसित होते हैं। तो कायिक प्रवर्धन जो, ये कायिक प्रवर्धन जो एक जनन की प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन का ही एक प्रोसेस है। जड़ से भी एक नए पौधे का विकास होता है, तने से भी, पत्ती से भी। ये सब कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे आलू, ओके, प्याज, अदरक। आगे नेक्स्ट आता है, दोलन गति किसे कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ओके, देखते हैं यहाँ पे, दोलन गति एक आवृत्तिक गति है जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक होती है, जैसे झूले की गति। ठीक है, ये वाली गति। यहाँ पे तरीके से मान लो ये कोई दोलन गति हो रही, दोलन आवर्तिक गति है जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक होती है, जैसे झूले की गति। तो आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, पेशी बल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। पेशी बल, देखिएगा, पेशीय बल हमारे शरीर में मांसपेशियों की क्रिया द्वारा लगाए गए बल को पेशी बल कहते हैं। हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होते हैं, जो मसल्स होते हैं, इनकी क्रिया के द्वारा जो लगाए गए बल होते हैं, इनको ही क्या बोलते हैं? इसे ही पेशीय बल कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जब हम जमीन पर पड़ी किसी वस्तु को उठाते हैं तो कौन सा बल लगता है? पेशी बल लगता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं निम्न है। नंबर एक है ठोस, वह पदार्थ जिसका आकार तथा वह पदार्थ की वह अवस्था यहाँ पे होना चाहिए, तो ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, वह पदार्थ नहीं, ये अवस्था है पदार्थ की। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ठीक है, लिख लेना। वैसे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कोई पदार्थ, पदार्थ की वह अवस्था में किसी पदार्थ में किसी पदार्थ इसका आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जैसे ईंट हुई, लकड़ी हुई, ये हुए। द्रव में क्या आएगा? देखिएगा, द्रव दूसरी अवस्था है, वह पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, कौन सी अवस्था कहलाती है? द्रव अवस्था कहलाती है। भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख करना था यहाँ पे, तो कौन कौन से ऐसी अवस्था होती है? पानी, एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? पानी, तेल और दूध, ये सब कौन से हुए? ये सब द्रव। तो इनकी अवस्था कौन सी? इसे क्या करते हैं? इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इनका आकार अनिश्चित होता है। अब आते हैं कौन सी अवस्था की बात करेंगे? गैस अवस्था। वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। उदाहरण हवा, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब गैसेस जो होती है। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर, अनुकूलन किसे कहता है? अडाप्टेशन। ठीक है, देखते हैं। अनुकूलन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या जीव को सहारा देने का प्रयास किया जाता है, जिससे जीव
सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या जीव को सहारा देने का प्रयास किया जाता है। वैसे तो जैसे कोई वो सारी परिस्थितियां जो किसी जीवधारी के या किसी प्राणी के जिंदा रहने में सहायता करती है, ठीक है। आगे देखिए, जिससे जीव सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। फिर अगला आते हैं क्वेश्चन पे। सजीव तथा निर्जीव में अंतर लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ से आपके। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है कि सजीव तथा निर्जीव में अंतर लिखिए। सजीव तथा निर्जीव में अंतर निम्न है। नंबर 1, सजीव, क्या देखिएगा, सजीव में वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। निर्जीव है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती, जबकि सजीवों में क्या होती है? सजीवों में वृद्धि होती है। आगे देखिएगा, सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करते हैं, निर्जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति नहीं करते हैं। आपको नहीं ऐड करना है उस तरफ। सजीव को भोजन, जल व वायु की आवश्यकता होती है, इसमें भोजन, जल व वायु की आवश्यकता नहीं होती है। सजीवों में जटिल संगठनात्मक स्तर पाया जाता है जो अणुओं व कोशिकाओं से जैवमंडल तक विस्तारित होता है। जटिल संगठनात्मक स्तर का अभाव पाया जाता है। समझ आया? मतलब होता है लेकिन कमी पाई जाती है। अगला आते हैं, देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पर परागण तथा स्वपरागण से आप क्या समझते हैं? पर परागण तथा स्वपरागण से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, पर परागण, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उस जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछा जाता है पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा कि पर परागण और स्वपरागण क्या है। ठीक है, देखिएगा क्या होता है। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उस जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं, जैसे ग्लोरियोसा एग्जाम्पल के लिए। स्वपरागण में क्या होता है? जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प, जब किसी पौधे के पुष्प के जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, क्लियर, या उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, जैसे कि क्या है, मटर। मटर एग्जाम्पल। अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? संक्षेप में लिखिए। देखिएगा, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह क्या हो, समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। वह मिश्रण जिसका मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो इसमें क्या होता है, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान, सभी जगह क्या हो, समान हो, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी व पानी का घोल, नमक व पानी का घोल, तो इनका जो संगठन होता है, इनका जो कंपोजिशन होता है वाटर और शुगर का, यह हर जगह समान होता है। चाहे तली की बात करें चाहे ऊपर बात करें, मान लो ग्लास में शरबत बना हुआ रखा है तो जो मिठास ऊपर वाली जो शरबत ऊपर है और जो नीचे है सेम रेशियो में सेम कंपोजिशन होगा, तो ऐसे ही नमक और पानी का घोल में होगा। अब बात करेंगे विस्मांगी मिश्रण में। वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान ना हो विस्मांगी मिश्रण कहलाता है। चीनी और नमक का मिश्रण, चीनी और नमक को मिला दिया, बालू और पानी मिला दिए, दाल, ये इस तरीके से बालू और पानी मिलाया तो बालू कहाँ होती है, नीचे बैठ जाती है। क्या सभी जगह समान होता है? क्या घुलता है? वो मिक्सचर तो होता है लेकिन क्या घुलता है? ऐसा नहीं होता। क्लियर आपको? अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? अच्छा, ये चाल दी है तो चाल कितनी है? चाल है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, दूरी कितनी है? 120 मीटर। 120 मीटर, तो आपको पता है कि क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 120, चाल क्या है? 20। आंसर क्या आ जाएगा? 6 सेकंड आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन। आगे देखिएगा, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के उदाहरण सहित लिखिए। तो न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु
विराम में है तो वह विराम में रहने का प्रयास करेगी, तथा यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहने का प्रयास करेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करेगा कि अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर गति अवस्था में है तो गति करती रहे, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। जैसे कंबल को छड़ से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। कंबल को पीटे तो धूल के कण क्या होता है, जड़ जाते हैं। ऐसे ही आप देखो, जब बस में हूँ, क्या हूँ, बस में, और बस जा रही है और बस में अचानक से क्या होता है, अचानक से जब बस ब्रेक मारती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। लेकिन क्या यही क्या है, जड़त्व का नियम, कि हमारा जो निचला हिस्सा है, ठीक है, वेस्ट के नीचे वाला हिस्सा वो तो विरामावस्था में होता है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो किस अवस्था में आ जाता है, गति अवस्था में आ जाता है। इसके लिए क्या होता है, हमें हम आगे की ओर झुक जाते हैं। या किसी मोड़ पे अगर राइट टर्न करें तो हम इधर लेफ्ट की तरफ झुक जाते हैं, लेफ्ट टर्न करें तो राइट की तरफ, ऐसा होता है। या अचानक से चल पड़े तो हम पीछे की ओर जाते हैं। ये चीजें होती हैं। ओके, ये सब एक सी के एग्जाम्पल है। अगला देखिएगा, घर्षण बल क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, घर्षण बल क्या है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग लिखिए। घर्षण बल, घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो घर्षण एक बल है जो दो तलों के सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल, यानी अभिलंब की प्रकृति, वही बताया था, अभिलंब जो बल होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल का दैनिक जीवन में उपयोग, घर्षण बल का क्या, दैनिक जीवन में उपयोग। जब हम जमीन या फर्श पर चलते हैं तो यह घर्षण बल है जो हमारे पैरों को जमीन पर टिकाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। फिसलन वाली सतहों पर या बर्फ पर घर्षण बल कम होता है, यही कारण है कि हम इन सतहों पर फिसल जाते हैं। ये दैनिक जीवन मतलब डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल है। भाई हम चलते हैं, अगर आराम से चल पा रहे हैं तो चलना ये पॉसिबल किसके कारण है, घर्षण बल के कारण है। अगर फ्रिक्शन ना हो, हमारी पैर और जो सरफेस है जमीन है उसके बीच एक फ्रिक्शन फोर्स ना हो, जैसे आप टाइल पे चलते हैं जो एकदम चिकनी कोई सतह हो, पालीदार, या मिरर पे चलें तो वहां पे क्यों फिसल जाते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन जो होता है वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। समझ आया? इसीलिए हम क्या करते हैं, गिर पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, पौधों की अलैंगिक जनन की विधियां लिखिए। अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, पौधों की अलैंगिक जनन की विधियां लिखिए। अलैंगिक जनन ऐसी प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जीव की उत्पत्ति एक जनन से होता है। अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जीव की उत्पत्ति एक जनन से होता है, तथा इसमें नर व मादा युग्मक का निषेचन नहीं होता है, यानी इनका संलयन नहीं होता है, क्योंकि ये अलैंगिक है। ठीक है, अलैंगिक जनन पौधों में अलैंगिक जनन पौधों में प्रायः पाई जाती है। ठीक है, पौधों की अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, खंडन, पोर फॉर्मेशन और कायिक प्रवर्धन, ये सब इसकी विधियां। इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि दो युग्मकों, एक युग्मक से भी काम चल जाता है। क्लियर? तो ये हुआ आपके कितने क्वेश्चन हुए, 18 क्वेश्चन। तो ये आज का जो 2020 का पेपर था ये हो चुका है। थैंक यू मच। इसी के साथ हम ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और अगला जो पेपर आएगा वो 2021 का लेकर आएंगे हम आप सबके बीच। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।